साल है 1520 ईस्वी के आसपास। भारत की धरती पर राजनीति एक अशांत सागर की तरह मचल रही थी। उत्तर भारत की गद्दी पर अभी अभी बाहरी आक्रमणकारियों का कब्जा हुआ था। तैमूर के वंशजों की नई मुगल सल्तनत अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में थी, लेकिन यह सल्तनत उतनी मजबूत नहीं थी जितनी बाद में होगी। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का वैभव था, पूर्व में बंगाल की अपनी रियासतें और पश्चिम में गुजरात, मालवा, मेवाड़ जैसे राज्य अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। इन सब के बीच राजस्थान की धड़कन था। मेवाड़, राजस्थान की पथरीली तपती धरती पर फैला मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता का किला था। यहाँ की हवाओं में तलवारों की खनक थी और पहाड़ों में राजपूती शान का गूंजता हुआ स्वर। मेवाड़ के लोग युद्ध से डरते नहीं थे, उनके लिए युद्ध एक धर्म था और सम्मान उसकी आत्मा। मेवाड़ के इतिहास में कई वीर राजा हुए, लेकिन महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है, उनका तेज अलग ही था। राणा सांगा केवल मेवाड़ के महाराणा नहीं थे, वे पूरे उत्तर भारत में राजपूत शक्ति के अभूतपूर्व प्रतीक बन चुके थे। उनकी ऊंची कदकाठी, घनी मूंछें और चेहरे पर अटल संकल्प का तेज उन्हें युद्धभूमि में किसी पर्वत की तरह अडिग बनाता था। लेकिन उनकी वीरता सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि राजनीतिक चतुराई से भी थी। वे जानते थे कि मुगलों जैसी ताकत का मुकाबला अकेले तलवार से नहीं, बल्कि राजपूत एकता से किया जा सकता है। उन्होंने मालवा, अजमेर, बूंदी, जयपुर, यहाँ तक कि कुछ गुजरात के सरदारों को भी अपने साथ जोड़ा। इतिहासकार कहते हैं कि उनके शासन में राजपूतों की एकता का सपना साकार होने लगा था। राणा सांगा केवल मेवाड़ के महाराणा नहीं थे, वे पूरे उत्तर भारत में राजपूत शक्ति के अभूतपूर्व प्रतीक बन चुके थे। उनकी ऊंची कदकाठी, घनी मूंछें और चेहरे पर अटल संकल्प का तेज उन्हें युद्धभूमि में किसी पर्वत की तरह अडिग बनाता था। लेकिन उनकी वीरता सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि राजनीतिक चतुराई से भी थी। वे जानते थे कि मुगलों जैसी ताकत का मुकाबला अकेले तलवार से नहीं, बल्कि राजपूत एकता से किया जा सकता है। उन्होंने मालवा, अजमेर, बूंदी, जयपुर, यहाँ तक कि कुछ गुजरात के सरदारों को भी अपने साथ जोड़ा। इतिहासकार कहते हैं कि उनके शासन में राजपूतों की एकता का सपना साकार होने लगा था। राणा सांगा का जीवन कई युद्धों से भरा था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराना, गुजरात के सुल्तान पर विजय और सबसे प्रसिद्ध खानवा का युद्ध 1520 ईस्वी। खानवा का युद्ध इतिहास की धारा मोड़ने वाला क्षण था। मुगल सम्राट बाबर अपनी तोपों और नई युद्ध तकनीकों के साथ आया था और राणा सांगा ने उसे खुले मैदान में ललकारा। कहते हैं कि राणा सांगा के शरीर पर उस समय 80 से अधिक घावों के निशान थे। एक आंख फूट चुकी थी, एक हाथ काम नहीं करता था, लेकिन उनका मनोबल पर्वत जैसा अडिग था। खानवा की धरती पर वह संघर्ष हुआ, जिसमें गोलियों की गर्जना और तलवारों की चमक एक साथ दिखी। राजपूतों ने साहस दिखाया, लेकिन बाबर की तोपों ने युद्ध की दिशा बदल दी। युद्ध हारने के बावजूद राणा सांगा का नाम वीरता की परिभाषा बन गया। वे घायल अवस्था में युद्धभूमि से हटाए गए, लेकिन अगले ही दिन वे फिर से युद्ध की तैयारी में लग गए। राणा सांगा का शासन मेवाड़ के लिए स्वर्णकाल था, लेकिन यह स्वर्णकाल स्थायी नहीं रहा। लगातार युद्धों ने मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया और फिर एक दिन 1528 ईस्वी में राणा सांगा का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के साथ ही मेवाड़ का सिंहासन एक नए युग में प्रवेश कर गया। एक ऐसा युग जिसमें वीरता थी, लेकिन अनुभव की कमी, गर्व था, लेकिन राजनीतिक संकट भी। यही वह क्षण था जब रानी कर्णावती ने सत्ता की कमान संभाली और इतिहास ने करवट ली। दिन था 17 मार्च 1527 ईस्वी। फाल्गुन का महीना था, लेकिन मैदान में सूरज की तपिश तलवार की धार जैसी चुभ रही थी। राजस्थान के खानवा गांव के पास फैला हुआ समतल मैदान आज एक विशाल युद्धभूमि में बदल चुका था। एक ओर थे महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा,
राजपूत सरदारों का गर्व, जिनके साथ थे मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, अजमेर और मालवा के वीर योद्धा। राजपूत सेना में कुल 80,000 से अधिक सैनिक, हजारों घोड़े, हाथियों की गर्जना और तलवारों की चमक। दूसरी ओर थे मुगल सम्राट बाबर, जिनकी सेना संख्या में भले ही कम थी, लगभग 12,000 से 15,000 सैनिक, लेकिन उनके पास था तुर्की तोपखाना, आधुनिक तोपें जिनकी गूंज युद्ध का स्वर बदल सकती थी, युद्ध की नई तकनीक, तुलुगमा, घेराबंदी और आक्रामक घोड़े के दस्तों का संयोजन, और सबसे बड़ा हथियार अनुभव। राजपूत शिविर में भोर होते ही शंखनाद गूंज उठा। किले जैसे टेंटों से निकलते योद्धा, केसरिया पगड़ी, लोहे की जिरह बख्तर और कमर पर तलवारें। राणा सांगा अपने घोड़े चितक पर सवार थे। उनकी एक आंख पहले के युद्ध में जा चुकी थी, एक हाथ बुरी तरह घायल था, लेकिन उनकी आवाज में अब भी वह गूंज थी जो हजारों सैनिकों के दिल में आग जला दे। उन्होंने सेना को संबोधित किया, आज हम केवल अपनी भूमि के लिए नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। यदि हमें प्राण त्यागने भी पड़े तो यह धरती हमारे खून से लाल होकर हमारी वीरता का गान करेगी। सैनिकों ने एक स्वर में हुंकार भरी, जय मेवाड़, जय राजपूताना। दूसरी ओर बाबर का शिविर था। मुगल सेना में ढोल और नगाड़ों की जगह तोपों की ठंडी धातु चमक रही थी। बाबर ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, राजपूत साहसी हैं, लेकिन वे तोपों की शक्ति नहीं जानते। हम उन्हें आगे बढ़ने देंगे और फिर लोहे की आग बरसाएंगे। उसने अपनी सेना को किले जैसी कतारों में खड़ा किया, बीच में तोपें, किनारों पर घोड़े के दस्ते, ताकि राजपूत जब आक्रमण करें तो वे चारों ओर से फंस जाएं। सुबह के 8 बजे सूरज की रोशनी जैसे ही पूरी तरह मैदान पर फैली, दोनों सेनाएं आगे बढ़ीं। राजपूत सेना ने युद्ध की पारंपरिक शैली अपनाई, सीधे आक्रमण, तलवार और भाले की मार। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी, लेकिन बाबर ने अपनी योजना लागू की। पहले तुर्की तोपों ने गरज कर आग उगली, धमाके से धरती हिल गई और पहली पंक्ति के कई राजपूत सैनिक ढेर हो गए। राजपूतों के घोड़े, जो पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुन चुके थे, कई जगह बेकाबू हो गए। राणा सांगा को तोपों की परवाह नहीं थी। वे आगे बढ़ते हुए अपने योद्धाओं को पुकारते, केसरिया बांध लो भाइयों, यह रण हमारी शौर्य गाथा बनेगा। उनके साथ हरावल में लड़ रहे थे राजा मालदेव राठौड़ और कई प्रसिद्ध योद्धा। राजपूत तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं और वे मुगल पंक्तियों में सेंध मार रहे थे, लेकिन बाबर की योजना सफल हो रही थी। उसने किनारों से अपने घुड़सवार दस्ते भेजे, जिन्होंने राजपूतों को पीछे से घेर लिया। तोपों और पीछे से हमले के बीच राजपूतों की संगठित पंक्तियां बिखरने लगीं। युद्ध के बीच एक घातक वार राणा सांगा के माथे पर लगा। वे घोड़े से गिर पड़े, लेकिन उनके अंगरक्षकों ने उन्हें तुरंत संभाला। अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद वे बोले, मुझे पीछे मत ले जाओ, मुझे रणभूमि में रहने दो। लेकिन दरबार के सरदारों ने उन्हें जबरदस्ती युद्ध से बाहर निकाल लिया ताकि उनका प्राण बचाया जा सके। राजपूत सेना ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः खानवा का मैदान मुगलों के कब्जे में चला गया। खानवा की हार सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, ये राजपूत एकता के सपने पर पहली गहरी चोट थी। राणा सांगा के घायल शरीर के साथ साथ मेवाड़ की शक्ति भी कमजोर हो गई। राणा सांगा को चित्तौड़ ले जाया गया। कई महीनों तक वे घायल अवस्था में रहे, लेकिन उनके मन में एक ही आग जल रही थी, मैं मुगलों को फिर चुनौती दूंगा, चाहे प्राण चले जाए। दुर्भाग्य से 1528 ईस्वी में वे चल बसे, और यही वह क्षण था जब मेवाड़ के स्वर्णकाल का सूर्य अस्त हो गया।